बच्चों, हमने पहले वाले अध्याय में आपने देखा पेशवा विश्वनाथ के बारे में हमने पढ़ा विस्तार से। अब इस वाले में हम देखेंगे कि पेशवा विश्वनाथ के पश्चात पेशवा विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव गद्दी पर बैठा, जिसका समय काल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा। बालाजी की जो असाधारण प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर छत्रपति शाहू द्वारा उसे पेशवा पद पर नियुक्ति दी गई। पेशवा बनने के पश्चात उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो उत्तर भारत में मराठा शक्ति की विस्तार की थी। और वो उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार क्यों करना चाहता था? हमने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था या पतन के कगार पे था। जो है आंतरिक स्थिति मुगलों की इतनी दुर्बल थी कि वो किसी भी आक्रमण को या किसी भी विस्तार को रोकने में असफल थी। और बाजीराव ने ये अपने पिता के साथ दिल्ली यात्रा के दौरान देख लिया था। दूसरा कारण ये माना जाता है कि शिवाजी का आदर्श प्राप्त करने के लिए भी ये उचित अवसर था उत्तर भारत पर अधिकार करना, क्योंकि शिवाजी का आदर्श था हिंदू बादशाही की स्थापना करना। तीसरा कारण था कि मराठों की योग्यता इतनी अधिक थी कि वो उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित कर सकते थे। मराठों में एकता की भावना थी और एकता की भावना से किसी भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता था। पांचवा कारण माना जाता है कि मराठा सरदारों के मतभेदों को भुलाने के लिए ये आवश्यक था कि मराठों के पास शक्ति तो अत्यधिक थी, अब उस अत्यधिक शक्ति का प्रयोग दक्षिण भारत में कहाँ किया जाए, उसका सदुपयोग कोई उचित जो है अवसर नहीं था, उचित स्थान नहीं था। इसलिए मराठा आपस में लड़ते उस शक्ति का दुरुपयोग करते। इससे अच्छा ये था कि इनका जो है शक्ति का उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, इनको उत्तर भारत की राजनीति में उलझा दिया जाए। तीसरी जो बात आती है आगे निकल के हम देखते हैं कि इसका अगला कारण ये माना जाता है उत्तर भारत के हिंदू शासकों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जो उत्तर भारत के जैसे जयपुर के सवाई जयसिंह थे, उनका व्यवहार भी किसके प्रति, मराठों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। इसलिए उनकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं या विस्तार की इच्छा आगे बढ़ने लगी। फिर हम देखते हैं कि मराठों को धन की आवश्यकता थी और धन की प्राप्ति उत्तर भारत में हो सकती थी, इसलिए भी उन्होंने उत्तर भारत की ओर प्रस्थान करने का प्रयास किया। फिर ये माना जाता है कि धार्मिक उद्देश्य था कि वो हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। और लास्ट ये माना जाता है कि बाजीराव जो प्रथम था, बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, उसमें इतनी कुशाग्र और असाधारण प्रतिभा का धनी था, उसकी महत्वाकांक्षाएं अपार थी। वो दक्षिण भारत में मराठा शक्ति के विस्तार से संतुष्ट नहीं था, उत्तर भारत में भी मराठा शक्ति का विस्तार चाहता था। इन सब कारणों से प्रेरित होकर उसने उत्तर भारत की राजनीति में दखल देना प्रारंभ किया या उत्तर भारत की में मराठा शक्ति के विस्तार की स्वीकृति शाहू से प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं कि पहले निजाम के साथ उसके कैसे संबंध रहे। निजाम कौन था? ये दक्षिण का सूबेदार था और दक्षिण में इस समय एक और मराठा प्रदेश थे, दूसरी ओर निजाम के अधीनस्थ प्रदेश थे। और निजाम जो है वो शाहू का विरोधी था, छत्रपति शाहू का विरोधी था और ये ताराबाई के पुत्र संभाजी सेकंड का समर्थन था। बाजीराव ये नहीं चाहते थे कि जो है निजाम संभाजी सेकंड का समर्थक रहे, इसलिए प्रयास भी किए उन्हें समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो अंत में 1728 में पालखेड़ का युद्ध हुआ। पालखेड़ भी लिखा हुआ है बच्चों बुक में और पालखेड़ भी लिखा हुआ है। पालखेड़ का युद्ध हुआ। ये युद्ध निजाम और बाजीराव फर्स्ट के बीच हुआ। इसमें निजाम पूरी तरह से परास्त हुआ। दोनों के मध्य जो संधि हुई वो मुंशी शिवगांव की संधि के नाम से जानी गई। अब ये मुंशी शिवगांव की संधि क्या थी बच्चों? हम देखते हैं कि मुंशी शिवगांव की संधि, इस संधि के अंतर्गत किसके बीच हुई? निजाम और बाजीराव के मध्य, अर्थात निजाम और मराठों के मध्य ये संधि संपन्न हुई। और कब हुई? 1728 में हुई।
अब इस संधि की शर्तें क्या थी बच्चों, ये देखते हैं कि दक्षिण के 6 सूबे जो किसके अंडर में थे, जो निजाम के अंडर में थे, मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अर्थात ये चौथ और सरदेशमुखी क्या था, ये मराठों द्वारा वसूल किए हुए कर थे जो मराठे राजस्व के रूप में वसूल करते थे। अब दूसरा इसका जो शर्त मानी जाती है मुंशी शिवगांव की, कि जो है निजाम किसका सहयोग नहीं करेगा, संभाजी सेकंड का सहयोग नहीं करेगा। ये दोनों शर्तें निजाम के द्वारा मान ली गई, उसे परास्त कर दिया गया। किस युद्ध में परास्त किया गया, पालखेत के युद्ध में। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब निजाम के साथ उसके संबंध आपने पढ़ ही लिए। अब हम देखते हैं कि मालवा में उसने किस प्रकार मराठा शक्ति का विस्तार किया। इस समय मालवा का जो सूबेदार था वो गिरधर बहादुर और उसका सहयोगी दया बहादुर थे, और ये मराठा शक्ति के विरुद्ध थे और ये चाहते थे कि मराठा विस्तार मालवा में नहीं हो। इसलिए इन्होंने जो है ये प्रयास किया कि इन राज्यों का अधिकार मालवा पर सूबेदार और इनके सहयोगी का ही अधिकार रहे, मराठा का महत्वाकांक्षाओं को रोकने का प्रयास किया। इधर दूसरी ओर बाजीराव ये चाह रहे थे, बाजीराव नहीं, ये जो है पेशवा बाजीराव ये चाह रहे थे कि जो है सवाई जय सिंह जो जयपुर के थे, उनकी भी ये इच्छा थी कि मालवा की सूबेदारी उसे प्राप्त हो जाए, जय सिंह को प्राप्त हो जाए। इसलिए मराठों के द्वारा अर्थात बाजीराव के द्वारा जयपुर के सवाई जय सिंह के पास अपना प्रतिनिधि भेजा गया और ये कहा गया कि जब मराठा मालवा पर आक्रमण करे तो आप किसको, सूबेदार गिरधर बहादुर और दया बहादुर को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करें। जय सिंह जो जयपुर के सवाई जय सिंह थे उनके द्वारा बात को स्वीकार कर लिया गया शर्त को। मराठों का आक्रमण मालवा पर हुआ और अगस्त 1728 में अमझेरा का युद्ध हुआ। अमझेरा के युद्ध में मालवा के सूबेदार को परास्त कर दिया गया और मालवा पर जो है बाजीराव का अधिकार हो गया। बाजीराव ने राणोजी सिंधिया, उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर को मालवा छोड़ दिया। इस प्रकार बच्चों हमने ये देखा कि उत्तर भारत में वो क्यों विस्तार करना चाहता था पेशवा। निजाम के साथ उसने मुंशी शिवगांव की संधि संपन्न की। मालवा पर किस तरह अमझेरा के युद्ध के माध्यम से सवाई जयसिंह को अपने पक्ष में लेकर और उस पर अधिकार स्थापित किया। अब इसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड में मराठा शक्ति का प्रसार किस प्रकार हुआ। उत्तर भारत में मराठा शक्ति का दूसरा विस्तार अब हम देखते हैं कहाँ पर हुआ, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में मराठा विस्तार किस तरह से हुआ कि जिस प्रकार जब उत्तर भारत में मराठा शक्ति का दूसरा विस्तार बुंदेलखंड में हुआ, 1728 में हम देखते हैं कि जब बाजीराव और निजाम के मध्य पालखेत का युद्ध हो रहा था, उस समय मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। अब ये बुंदेलखंड पर मोहम्मद खां बंगश का आक्रमण हुआ। इस समय यहाँ का जो शासक था वो छत्रपाल था। छत्रपाल द्वारा बुंदेलखंड के शासक छत्रपाल द्वारा किससे सहयोग मांगा गया, मराठों से इस आक्रमण के विरुद्ध सहयोग मांगा गया। मराठों से अभिप्राय पेशवा बाजीराव से सहयोग मांगा गया। बाजीराव ने जो है सहयोग दिया किसको, बुंदेलखंड को, और बंगश को परास्त किया। इस प्रकार बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब मालवा पर मराठों का अधिकार था, उस दौरान बंगश ने 2 बार मराठों को परास्त किया था। तो मोहम्मद खां बंगश को यद्यपि परास्त कर दिया था, परंतु केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला था, इसलिए वो निराश हो गया था। तब उसे हटाकर और मालवा का सूबेदार जय सिंह को बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुंदेलखंड और मालवा पर जो है किस तरह से मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो निजाम के साथ उसके द्वारा मुंशी शिवगांव की संधि संपन्न हो गई थी, उसके बाद भी निजाम चुप नहीं बैठा।
1732 में निजाम ने वापस संधि की शर्तों की अवहेलना करते हुए संभाजी का पक्ष लेना प्रारंभ किया। बाजीराव द्वारा निजाम के सहयोगियों को परास्त किया गया और निजाम से एक समझौता संपन्न किया गया। तो उस समझौते में निजाम ने शर्त रखी कि यदि वो निजाम के प्रदेश खानदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, तो बाजीराव को उसने आश्वस्त किया कि वो उत्तर भारत के संभावित अभियान में तटस्थ रहेगा। किसके संभावित अभियान में? मराठों के संभावित अभियान में निजाम किसी का भी पक्ष नहीं लेगा और न वो मराठों पर आक्रमण करेगा। इस तरह उसने निजाम से पुनः एक समझौता संपन्न करके निजाम के मंसूबों पर पानी फेरा।